गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सक्षम पांडे, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम लोग करेंगे 9th का चैप्टर नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन। उसमें हम लोग पहुंच गए लेक्चर नंबर 12 पे और आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में ग्रेविटेशन के बारे में। उसके पहले हम लोग ने न्यूटन के तीनों लॉ डिस्कस कर लिए हैं। तो ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन बेसिकली होता क्या, अभी तक हम लोग बहुत सुने हुए हैं ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ग्रेविटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ ऊपर से फेंको तो वो नीचे गिरेगी, और हम लोग को धीरे धीरे ये पता चला कि ये नीचे इसलिए गिर रही है क्योंकि अर्थ का कोर इसको अपने सेंटर पे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को लगता है कि यार सिर्फ अर्थ ही है वो ऐसी चीज़ जो ग्रेविटेशन लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे। ऐसा नहीं है। तो कैसा है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया, जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं जिनका कोई मास है, वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। अगर कोई चीज़ मासलेस है तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती जब तक कुछ भरा ना हो अंदर। तो हर एक यूनिवर्स का पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अभी इस पेन में, इस कैमरे में, ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये बोर्ड अट्रैक्ट कर रहा है, आप लोग मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो सवाल ये भी उठता है कि सर फिर ये बताइए हम क्यों नहीं खिंचते हुए जा रहे हैं? हमारे बॉडी का मास ज़्यादा है, उसका कम है, इस वजह से। तो ये हमारी तरफ क्यों नहीं खिंच रहा है? जब इसका कम है तो ये खिंच जाए। इसका आंसर ये है कि दिस इज़ रिलेटिव। रिलेटिव कैसे? ये डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है मास के ऊपर, दो चीज़ों के ऊपर, मास के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। तो होता क्या है कि सबसे ज़्यादा मास इस अर्थ पे किसका है? हाँ, इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा मास किसका है? कोर का। आपके हिसाब से युवराज? नॉन लिविंग भी कह सकते हैं आप। इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा मास है अर्थ के खुद का। अर्थ खुद ही सबसे ज़्यादा भारी है। तो अर्थ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी हम लोग पे लगा रही है वो इन सबको ओवर पावर कर दे रहा है। अगर अर्थ की ग्रेविटी कैंसिल ऑफ हो जाए तो हम लोग खींचने लगेंगे एक दूसरे की तरफ। ये मेरी तरफ, आप मेरी तरफ, सब कुछ एक दूसरे में खींचने लगेगा, सब कुछ एक सर्कल में आ जाएगा, सब कुछ अट्रैक्ट होने लगेगा। अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जैसे ही मैं इसकी तरफ खींच रहा हूँ एक ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि हमें नीचे खींच ले रही है। तो अगर दो मैग्नेट हैं, दोनों रखे हुए हैं, अगर दोनों को पास लाते जा रहे हैं, एक टाइम के बाद दोनों चिपक जाएंगे। लेकिन अगर मैं नीचे से उनको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से रखा हुआ हूँ तो मैं उनको इधर जाने ही नहीं दूंगा। इन दोनों मैग्नेट्स को पता नहीं चलेगा कि यार मुझे कोई खींच रहा है, क्योंकि नीचे उसको सिर्फ लगेगा नीचे से ही कोई मुझे खींच रहा है। अगर आप उनको उधर खींचना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ से मैं उनको, पर उतना तो पता चलेगा। सिंपली मैग्नेट वाला एग्जाम्पल ज़्यादा सही रहेगा कि दो मैग्नेट्स हैं, हम लोग इसको ऐसे पकड़े हैं। अगर नीचे से कोई नहीं खींचता है ना, तब तो ये पास जाके चिपक जाएंगे। लेकिन अगर नीचे से कोई और दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है जो इनको होल्ड करके रखे हुए अपनी पोजीशन पे, सिर्फ नीचे खींच रहे हैं, तो इनको ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो गायब ही हो जाएगा। ये चीज़ होती है क्योंकि अर्थ इतने ज़्यादा मास रखता है तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम लोग के हर ऑब्जेक्ट पे, वो इतना ज़्यादा है कि हमें दूसरे ऑब्जेक्ट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होता है, बट वो एग्जिस्ट करता है। और ऐसे ही नहीं कि हम लोग सिर्फ अर्थ पे प्रेजेंट चीज़ों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं अर्थ के बाहर की चीज़ों पे भी। हम लोग सन पे लगा रहे हैं, सन हम पे लगा रहा,
हम लोग मार्स पे लगा रहे हैं, मार्स हम पे लगा रहा है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मगर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप बोलेंगे सर ऐसी बात है तो मास की ही बात कर रहे हैं, तो मास तो सन का भी बहुत ज़्यादा है, मास तो जुपिटर का भी बहुत ज़्यादा है, क्यों नहीं जुपिटर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि उसका डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है। ठीक है, अब समझते हैं। चलिए थोड़ी बहुत बात कर लिए। अब सबसे पहले ग्रेविटेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, force between any two objects in this universe due to masses of the body, due to masses of the body is called gravitational force, is called gravitational force। अब एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि डाउट ना फंसे। हम लोग जो अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग एक दूसरे पे लगा रहे हैं, हम लोग इसको ग्रेविटी नहीं बोल सकते। ग्रेविटी सिर्फ तब बोला जाएगा जब दूसरी पार्टी, दो ऑब्जेक्ट्स की अगर हम लोग करें, अगर वो दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ अर्थ, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर उसमें कोई एक ऑब्जेक्ट हुआ अर्थ, तभी टर्म यूज हो ग्रेविटी। वरना अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सब में, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सब में, जब अर्थ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है चीज़ों पे, तो ग्रेविटेशन की जगह हम लोग उसको बोलते हैं ग्रेविटी। नहीं, अगर हम और सन बोले कि हमारे और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी नहीं है। अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटी है। हाँ, एकदम सही। ठीक है, अगर मैं हाँ सिर्फ रिपेल नहीं करता है। मैग्नेट बिकॉज ऑफ पोल्स, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो लाइक पोल्स एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसके पास वो आ नहीं सकता, उस मैग्नेटिक फील्ड को पार नहीं कर सकता है। अनलाइक पोल्स एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं कि वो उसको खींच लेता है अपने अंदर। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से मैग्नेट्स काम करते हैं। जैसे कि ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट चार्जेस भी तो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, वो फोर्सेस अलग हैं, दैट इज नॉट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तब आएगा, इन दोनों का कॉज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बिकॉज ऑफ चार्ज, मैग्नेट्स इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों का कॉज ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मास नहीं है। इन दोनों का कॉज ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मास नहीं है। हम ग्रेविटेशन वर्ड तब यूज करेंगे जब ये कॉज ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या? उसका मास, कि उसकी मास की वजह से वो किसी और बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स करेंगे। और अगर ये मास की बात करते करते हम लोग दूसरी बॉडी को ले लिए अर्थ, कि अर्थ का मास और किसी भी और ऑब्जेक्ट का मास इस यूनिवर्स में, जब अर्थ किसी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कहेंगे ग्रेविटी। अभी तक हम लोग को लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी ही होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रेविटी सिर्फ तब होगा जब दूसरी पार्टी पे अर्थ खड़ी हो। समझ में आ रहा? हाँ पूछिए। अर्थ है, मून है, मून भी सर अर्थ में सर फोर्स लगाता है, दैट इज ग्रेविटेशन। उसी के ऊपर जैसे सर वेव सर पैदा होती है। एकदम सही। तो सर इसमें डिस्टेंस सर c और जो अन्य सर जो t दोनों सर सेम है, लेकिन सर क्यों सर सेम ही होती है सर, हम लोग नहीं होते? क्या चीज़? फिर से रिपीट करिए। जैसे अर्थ है और मून क्या है, हम क्या ग्रेविटी लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो क्या होता है चीज उसी वजह से चीज का मतलब आता है वेव। जैसे कि सी का जो एरिया और जो हम लोग का एरिया बिल्कुल सेम में रहता है ज़्यादातर, तो डिस्टेंस भी सेम ही है। डिस्टेंस सेम है, एकदम सही। हाँ एकदम सही।
तो क्यों सी उठ रही है, हम लोग नहीं उठ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया। क्योंकि सर सी का मास सर अपने से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा भी है, ये भी है। तब भी सर वो ये क्वेश्चन एक ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल है सर। मतलब आपका बनाया हुआ क्वेश्चन है। हाँ अरे अरे सर अभी भी पता है। हम ये भी बनाए टाइडल वेव्स। स्पीड की वजह से अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द आंसर टू योर क्वेश्चन। यहाँ पे आप बाजी जीतते हैं, ये आंसर मुझे नहीं पता है, ना ही मैं इसका रीज़न सोच पा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझे कभी नहीं स्ट्राइक किया यार। अब बहुत अच्छा, एक्सेलेंट क्वेश्चन। किसी बड़े फिजिक्स के टीचर से पूछिएगा, हम तो बहुत छोटे हैं। हाँ गूगल तो सब कुछ बता देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप किसी स्कूल के फिजिक्स के टीचर से पूछिएगा। स्कूल से पूछेंगे यार ये आल्फा सिलेबस बेटा क्या कैसे नहीं भाई सर बता रहे हैं। नहीं बता, चलिए पूछिएगा, गूगल करिएगा। मैग्मा के बारे में चलिए अपना भी गैस हमेशा आगे रख देना चाहिए। मेरा गैस होगा मेरा गैस है कि द आंसर इज मास, क्योंकि पूरे सी को तो वो नहीं डिस्प्लेस कर रहा ना, वो तो सिर्फ टॉप लेयर ऑफ सी को डिस्प्लेस कर रहा है। और अगर सिर्फ टॉप लेयर ऑफ सी हम लोग लिए तो उसका मास तो उतना ज़्यादा नहीं होगा ना। अच्छा से मान लीजिए टॉप लेयर पे दिया, नीचे की सरफेस जो है वो खाली हो जाएगी। नहीं, उसने सिर्फ उसको डिस्प्लेस किया ऊपर या नीचे। उससे मान लीजिए छोटे से पार्ट को, अगर पानी पूरे एक लेक में आप कहीं भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लाओ तो पूरे लेक में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो मेरा गेस ये है कि मून बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लाता है, बट पानी का नेचर ऐसा है कि वो बहुत छटपटाता है। ठीक है, तो पानी में कहीं भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करो, पूरे लेक में वो डिस्प्लेसमेंट फैल जाती है। तब तो सर जो हम लोग में सर जो पानी सर जो रखा रहता है तब तो उसमें तो कुछ होना चाहिए। जो हम लोग पानी यूज़ कर रहे हैं उसमें नहीं होता। गुड क्वेश्चन यार। आई रेस्ट माई केस माई लॉर्ड। ठीक है, मैं हारता हूँ इस क्वेश्चन पे। मैं खुद इसका आज आंसर ढूंढने के लिए जी जान लगा दूंगा। इम्प्रेस्ड। नहीं दिया होगा यार, क्योंकि हम लोग ये आइडियाज़ और क्वेश्चंस तो ऑलरेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। आपने उनको कैच किया तो किसी और ने किया होगा। इसका आंसर ज्योग्राफी में आई थिंक सो पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइडल वेव्स। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मून इज ओनली अप्लाइंग ग्रेविटेशन ऑन लिक्विड्स, और अगर लिक्विड्स पे भी कर रही तो वो जो सी पे खड़े हुए लोग हैं पानी लेके, उनमें तो नहीं लाएगी वो वेव्स। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा आंसर। चलिए इसी में आगे बढ़ता है, जितना पता है उतना ही समझते हैं, बाकी इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स।
ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी, ये तो क्लियर है। ठीक है, और अब अच्छा ये भी पॉइंट लिख दीजिए कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट by an unseen force of attraction, by an unseen force of attraction known as gravity. युवराज बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मार्स एंड सन, कैन वी कॉल इट एज ग्रेविटी? ग्रेविटी बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मार्स एंड सन, मार्स और सन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ग्रेविटी बुला सकते हैं? नहीं, क्या बुलाएंगे उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गुड। मार्स और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ग्रेविटी बुला सकते हैं? बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। अब बात ये उठती है कि पूछिए मास एक और हम ऐसे मतलब पूछना पूछिए शायद मतलब हम जैसे वो वेव को उठाती है, ऊपर लेयर रहते हैं मतलब हवा की, तो वो भी साथ में उठते हैं। हाँ यार, इसी से तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आती है, यही तो कॉज है फॉर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। वो ऊपर एयर कॉलम को अक्वायर की वाटर, तो एयर कॉलम दूसरी तरफ जाने लगे, तो वो अपनी सी ब्रीज बनाई। और अच्छा यही तो नहीं एग्जाम्पल है कि जो लैंड ब्रीज होती है वो जाके उस पर, नहीं ये तो नहीं है आंसर। चलिए वही आंसर है, यही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, वो एयर को अफेक्ट करती है, जो वेव्स उठती हैं ओशन या सीज में, वही लैंड ब्रीज सी ब्रीज बनाती हैं। नहीं यार, मैं वही बोल रहा था, पर रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कोई तो उसका आंसर है बड़ा ही तगड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना तगड़ा है, आंसर भी इसका बड़ा तगड़ा होगा। अब हम लोग को जानना है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है कितनी। ठीक है, मतलब कितने फोर्स से दूसरे, हाँ, ये जो दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी है? नहीं, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 9.8 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें पता है कि अर्थ कितने फोर्स से, इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये बात भी क्लियर हो रही है हम लोग को, जो मैंने क्वेश्चन दिया था टेस्ट में, कि एसआई यूनिट होती क्या है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, क्या होती है? न्यूटन। फोर्स वर्ड आया न्यूटन, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो 9.8 न्यूटन के फोर्स से अर्थ सब कुछ अपनी तरफ खींचती है। समझ में आया ग्रेविटी। लेकिन ये जानना है हमको कि मैं इस कैमरे को, ये बात भी बोली गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर दो चीज़ों के बीच में, तो आप दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है? हम में और आप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है? मुझ में और उस डोर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है? इन सब दो चीज़ों को उठाइए और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, ये जानना है हमें। ठीक है, तो इसको जानने के लिए महान फिजिसिस्ट आए, यही इंसिडेंट जो इनके साथ हुआ था कि इनके सर पे एप्पल गिर गया था, जहाँ भी गिरा था। अब मैं तो वहाँ था नहीं पेड़ के ऊपर, तो जब ये गिरा तभी उनमें वो इच्छा जागी जानने की कि क्यों नीचे गिरा।
वहाँ पे उन्होंने इन्वेंट नहीं कर दिया था ग्रेविटी, वहाँ से वो खोजना स्टार्ट किए थे अपना कि क्यों नीचे, और बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने 2 चीज़ प्रपोज की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। कि पहली चीज़, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के ऊपर। जैसे कि ये 2 ऑब्जेक्ट बनाए हमने, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, इसके सेंटर से लेंगे हम। क्या? हमेशा सेंटर से लेते हैं, ठीक है। इसको d कंसीडर कर, या फिर बुक में इसको r कंसीडर किया है, इस डिस्टेंस को, तो r, हाँ r d कुछ भी आप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। ये तो v लग रहा है मेरा r, ढंग का r बना दे रहा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें पता है, 2 बॉडीज़ हैं अलग अलग मास की या सेम मास की, और उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है या डिस्टेंस नहीं भी है। अब पहले केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडीज़ के बीच में होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मास के ऊपर, कि मास के प्रोडक्ट के ऊपर, कि इन दोनों का मास का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, कितना ज़्यादा। जितना ज़्यादा आएगा, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा है। तो ये जितना ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर बोलें कि इस पेन और इस पेन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी, तो आप सिंपली देखोगे इसका मास है 10 ग्राम, इसका मास है 10 ग्राम, 10 × 10 100 ग्राम्स। तो 100 ग्राम का सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक कांस्टेंट हमें लेना पड़ेगा, तब एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी। तो फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करें तो नहीं केजी में नहीं कन्वर्ट करके इसके डाइन में अगर वैल्यू निकालना है तो ये 98,000 डाइन के फोर्स से ये खींच रहा है एक दूसरे को, जो कि बहुत कम फोर्स है। अभी तक तो न्यूटन भी नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच इन हाउ मेनी डाइन्स, 10 to the power 5। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। तो अभी तो 4 ही पावर लगी है 9 के ऊपर, 4 ही जीरोस तो आए हैं। तो ये 1 न्यूटन के बराबर का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था इन दोनों के बीच में। और जहाँ तक अर्थ की बात करें तो अर्थ बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, इस वजह से ये दोनों इधर इधर ना खींच के नीचे खींच रहे हैं। दोनों फ्री फॉल करना चाहते हैं रादर देन खींचने के लिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे हम करें फिर इसका मास बढ़ाते जाएं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी, तब क्या ये खिंच जाएंगे? आप जितना भी मास बढ़ा लो अर्थ के मास से तो ज़्यादा कर नहीं पाओगे किसी चीज़ को। जिस टाइम आपने कर ली अर्थ के मास से ज़्यादा कोई चीज़, तो आप देखोगे कि 2 चीज़ें या फिर यूनिवर्स की सारी चीज़ें, यूनिवर्स के अर्थ की सारी चीज़ें उस चीज़ की तरफ खींचने लगेंगी। रादर देन नीचे गिरने की जगह आपने उस चीज़ को अगर यहाँ रखा है तो हर चीज़ इसकी तरफ खींचना चाहेगी। हाँ, अगर इतना आप अक्वायर कर लो इसका मास, ठीक है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिया मासेस। हाँ भारी मैग्नेट, हाँ। अगर मान लीजिए इतना ही सर ऊपर दो मैग्नेट, तो सर जब पास में सर जब गिरेंगे तो सर वो सर चिपक के गिरेंगे या सर अलग गिरेंगे? अगर दोनों वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आ गए तो चिपक जाएंगे फिर गिरेंगे। अगर नहीं आ पाए एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में तो अलग अलग गिरेंगे, ठीक है। तो
ये पॉइंट क्लियर है कि हाँ मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर मैं डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बढ़ाते जाऊं तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी कि कम होगी? कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पहले 1 मीटर थी, अब मैंने 5 मीटर दूर कर दी उसको, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइम्स नीचे गिरेगी? एग्जैक्टली कितनी? 25 टाइम्स। 5 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है ना। अगर मैंने 10 टाइम्स दूर कर दिया उसको तो कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिरेगी? 100 टाइम्स। 1000 टाइम्स कर दिया 1 करोड़ कि 10 lakhs, 6 zeros हो जाएंगे ना। चलिए, क्या 1 करोड़ में तो 7 जीरो होते हैं ना मेरे भाई। 1 करोड़ कर दिए तो वो हो जाएगा 10 to the power 14। अब उसको भी आप बोल दीजिए उतने टाइम बढ़ा दिए तो। चलिए, अब इतना उनको समझ में आया और इन दोनों चीज़ों से आप लोग भी अग्री करोगे। फिर इन्होंने इन दोनों फॉर्मूलेस को आपस में कंबाइन किया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को। तो निकल के आया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m एंड मास 2 अपॉन R2। इतना आया कि नहीं? अब ये तो भाई प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। प्रोपोर्शंस में और इज इक्वल टू में डिफरेंस है ना। अगर मैं इसको इज इक्वल टू तो लिख नहीं सकता हूँ, ये तो बस प्रोपोर्शन बताएगा कि मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू 3/4 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 3/4 के परसेंटेज में आएगी। अगर मुझे यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है तो मुझे कांस्टेंट पता होना चाहिए और वही कांस्टेंट होगी हमारी ग्रेविटेशन, G m1 m2 अपॉन R2। यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती कितनी है दो बॉडीज के बीच में, वो हो जाएगा ये कांस्टेंट ग्रेविटेशन, ग्रेविटी नहीं है ये, ग्रेविटेशन m1 इंटू m2 अपॉन R2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हमें दो पार्टिकल्स के बीच में जिनका अलग अलग मास है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता चल जाएगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि हर ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा? जैसे इसका और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, होगा? नहीं, सेम होगा। अलग अलग क्यों होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर दो उन पार्टिकल्स जिनका मास डिफरेंट है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदलता जाएगा। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल है ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि क्या मास बदलने वाला है, ये तो खुद ही एक कांस्टेंट है, इसीलिए तो हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन हर जगह, यूनिवर्स में हर जगह ग्रेविटेशन की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन की वैल्यू आएगी कितनी? F इंटू R² अपॉन m1 इंटू m2। क्लियर? अच्छा सर, अगर R² अगर ढूंढना हो तो क्या करेंगे? R² उन दोनों की डिस्टेंस ढूंढ लीजिए। इसमें सर क्या करेंगे? सर करते थे सर, अगर F ढूंढना होता तो सर इसकी साइड लाते थे कि दो साइड R ढूंढना है तो R² इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन F, ठीक है। कुछ भी ढूंढना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। M2 ढूंढना हो तो सब कुछ उधर भेज दो, ये दोनों नीचे चले जाएंगे, इसी में यहाँ पे रखो तो F इंटू R² अपॉन G इंटू m1। F इंटू लिख लीजिए m2 इज इक्वल टू F इंटू R² अपॉन G इंटू m1। वही कैसे M1 ढूंढना, फिर M1 बार
बस यहाँ पे m1 होगा, वहाँ पे m2 होगा। क्लियर? और यहाँ पे जब इन सब की SI यूनिट के साथ इनको पुट किया गया तो फोर्स तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर अपॉन मास kg इंटू kg, है ना। ये सब पुट करने के बाद इस कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन इज कांस्टेंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन। आप हर जगह जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडीज के बीच में ढूंढना होगा तो आप g की वैल्यू ये पुट करोगे, m की वैल्यू जो उन दोनों मासेस की वैल्यू है, 1 kg है दूसरा 2 kg है, उनका प्रोडक्ट अपॉन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है इन मीटर्स। ग्रेविटेशन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ g, दिस इज वैल्यू ऑफ g, इन सब की वैल्यूज पुट करके। जी अगर मान लीजिए g मैंने लिखा f इंटू आर स्क्वायर, तो f मैंने 1 न्यूटन, r मीटर इंटू मीटर, m kg, m kg। तो सर हमसे सर ये ऐसे नहीं रहेगा ना, मतलब बदलेगा कांस्टेंट, दिस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। g की वैल्यू नहीं बदलेगी, f की वैल्यू बदलेगी। देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस फॉर्मूले में ये g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, ये बदलेगी, दिस इज नॉट कांस्टेंट, मगर g हमेशा यही रहने वाला है। क्या? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। क्वेश्चन में अगर ये जी ढूंढो फिर हम सीधा यही हाँ, g इज इक्वल टू आप ये लिख दोगे, g ढूंढने को नहीं आएगा, f ढूंढने को आएगा। कुछ भी दिया हो m1 इतना m हाँ हाँ, g यही आप पुट करोगे हमेशा, ये याद कर लो g। मे बी दी क्या पता आपसे पूछ ही ले MCQs में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब ये कैपिटल G है, याद रखिएगा, दिस इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज नॉट ग्रेविटी। ग्रेविटी को छोटे g से डिनोट किया जाता है। अब लेट्स कम टू एन इंटरेस्टिंग पार्ट, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाउ वी नो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नाउ लेट्स कंक्लूड ग्रेविटी बाय यूजिंग दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर दूसरी प्लेस पे ये m1 और m2 दो बॉडीज थी जिसमें ये m1 और ना m2 अर्थ नहीं थी, लेकिन अगर ये m1 और m2 की जगह अर्थ बैठ जाए तब तो ये ग्रेविटी हो जाएगी। ये जो F होगा, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम द ग्रेविटी। यही हम लोग तब से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक पार्टी जब अर्थ हो जाएगी तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कहोगे ग्रेविटी, ठीक है। तो अब इसको अगर फाइंड करना हुआ तो फिर वही फॉर्मूला, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब F यहाँ पे ग्रेविटी ही है और F यहाँ पे आप G इज इक्वल टू, ग्रेविटी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये G की वैल्यू पुट की, मास 1 कोई भी एक बॉडी ले लीजिए, 1 किलो की बॉडी मान लीजिए, ठीक है, इंटू मास ऑफ अर्थ, क्योंकि दूसरी बॉडी तो अर्थ है ना, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 5.92 इंटू 10⁻24 kgs इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ठीक है, 5.9 इंटू 10⁻24 kgs। जी क्या? यूरेनस इतना नहीं पता भाई कि यूरेनस का कितना है, सर नेपट्यून का कितना है। अर्थ का पता है, दिस इज द मास ऑफ अर्थ,
मास ऑफ अर्थ इन केजीज, दिस इज केजी। अब आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि सोचिए इसके बाद ही 24 जीरो लगे हुए हैं। 24 जीरो हमको लगाते लगाते बहुत टाइम लग जाएगा, उतना केजी है। यहाँ ये पूरी बिल्डिंग मुश्किल से 10 टू द पावर 5 केजीज की होगी, या फिर मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 केजीज से ज़्यादा नहीं होगी, है ना, इतनी केजीज की तो होगी। चलिए 1,00,000 किलो मान लिया। अब ये बिल्डिंग का मास इज ओनली 10 टू द पावर 5 केजी। सोचिए 10 टू द पावर 24 कितना बड़ा नंबर आएगा। आप 24 जीरो लगाते लगाते देखिए आपकी 2-3 लाइन जीरो से भर जाएगी, उतना मास है आपकी अर्थ का। ठीक है, नाउ ये यार बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट ने ढूंढा है। अब r², जो रेडियस, जो अर्थ का डिस्टेंस, हर चीज़ हम लोग मानते हैं कि अर्थ से हर कोई उसके सरकमफेरेंस पे है, तो किसी सर्कल से अगर कोई चीज़ यहाँ पे, तो उसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, उसकी रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू क्या है अर्थ की? हाँ जी, क्या? नहीं, इसकी वैल्यू होती है 6.37 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर्स, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो आप 6 स्क्वायर लगा दो। हाँ, ये रेडियस की वैल्यू, इतनी रेडियस है अर्थ की। नहीं भाई, तो दो अलग अलग क्वांटिटीज को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ये तो मीटर में आएगा, ये केजी में आएगा, दोनों कंपैरिजन ही क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो ये रेडियस तो मीटर में ही आएगा। अरे लेंथ है ना, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। वेट की एसआई यूनिट केजी, तो वो वेट है, ये लेंथ है, डिस्टेंस है। ठीक है, ग्रेविटी इज अ फोर्स, है ना, तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन। तो ये सब कैंसिल ऑफ करने के बाद आपको अपना जी मिल जाएगा कितना? 6.67 9.8 न्यूटन। ठीक है, यहां से हम लोग को पता चला कि यार ग्रेविटी की ये वैल्यू होती है। काटा होगा ना, मतलब दिया वो उसके आधी जिंदगी में सर इसमें चली गई। फिजिसिस्ट तो जान लगा ही देते हैं अपनी पूरी इसी में। ये कॉपी कर लीजिए। इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, अच्छे से उसको पढ़िएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फ्री फॉल, तब हम लोग समझेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, गिरना। अगर दो चीज़ों को, मान लीजिए इस पेन को और इससे भारी चीज़ को, ज़्यादा, ये दोनों सेम ही मास लग रही है, कौन सी भारी चीज़ है? कोई भी भारी चीज़ दीजिए। हाँ, अपनी कॉपी दे दीजिए। इस पेन को और इस बुक को साथ में छोड़ा जाए तो कौन ज़्यादा नीचे गिरेगा जल्दी? ये। लेकिन अगर इसी रूम में एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, दोनों साथ में, क्यों? ऐसा नहीं है। इसका आंसर ढूंढ के लाइएगा कि वैक्यूम में कोई दो चीज़ों को अलग अलग मास की, बहुत डिफरेंस हो अगर मास में, छोड़ा जाए तो क्यों ऐसा होता है कि दोनों साथ में गिरते हैं? एयर की वजह से। अच्छा, अच्छे से सोच के आइएगा काकी आप। ये पेन तो ठीक है। किसी का कोई डाउट? एक डाउट तो आपका बहुत अच्छा है ही, मून वाला, वो हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ढूंढेंगे, कोशिश तो पूरी करेंगे। हाँ, ट्राई पूरा करेंगे, आप भी ढूंढिएगा। ये जी की वैल्यू, हम लोग अभी जी की वैल्यू ऊपर ढूंढे हैं ना,
ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसके नाम ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हाँ, ये जी, बड़े जी की नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कि इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे निकलेगी ये। और जी किस में, तो इसी को अगर साथ में लिख दें तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर टू केजी का माइनस स्क्वायर। ठीक है, क्या ये जी इज इक्वल टू ये। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, थोड़ा क्या काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मगर क्या करें। नहीं, न्यूमेरिकल्स इस पे नहीं पूछा जाएगा, बहुत इजी, ये सब नहीं पूछने वाला है आपसे, चिंता मत करिए। फॉर्मूला बस याद रखिएगा, MCQs में पूछ सकता है। ख़त्म करें क्लास, चलिए, थैंक यू।